अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। मैंने एक ऑफ कैमरा स्टोरी में मोबाइल के हवाले से बात की थी, उसका बहुत ज़्यादा फीडबैक आया। मुझे कुछ लोगों ने बड़े फ़नी मैसेज भी भेजे हैं कि जी आपने उसमें कहा है कि S20 हो जाए, नोट 20 हो जाए तो S22 पे चले गए, आपने S21 अल्ट्रा क्यों नहीं कहा। तो मैंने मजाक में उनको कहा कि जी बिल्कुल वो भी शामिल है। मेरा कहने का मतलब ये था S20 या नोट 20, S22 अल्ट्रा, बिल्कुल ये भी मेरा फेवरेट सेट है। इनमें से जो भी अवेलेबल हो तो उसको मैं परचेज़ करना चाह रहा हूँ। जो भी सेल करना चाहे मोस्ट वेलकम, मुझे वो बताए। तो इंशाल्लाह ताला मैं उसको पेमेंट सेंड कर दूंगा। मुझे तस्वीर भेज दे कि ये सेट है सोनी सैमसंग गलेक्सी का S22 अल्ट्रा, जो मैं मिस कर गया था। मैंने कहा था नोट 20 से लेके S20, नोट 20 या S21 अल्ट्रा 22, ये कोई भी सेट किसी के पास पड़ा हो और सेल करना चाहे तो मुझे बताए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 009231365500। इसमें मुझे सेंड करें, मैं आपको कैश सेंड कर दूंगा। आज की स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये एक ऐसी फैमिली की स्टोरी है जो मैं आज थोड़ा सा शुरू में ही बता दूं। मेरे एक दोस्त हैं, बहुत ही प्यारे दोस्त, उनका रोड एक्सीडेंट हुआ है और उनको बेइंतहा दुआओं की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी जो है वो बचा ली है, लेकिन अभी भी सीरियस कंडीशन में है। तो मैं आज रात सारी अस्पताल में था, वहीं से वापस आया हूँ, तो कुछ काम करने थे वो किया और उसके बाद स्टोरी रिकॉर्ड करने के लिए बैठ रहा हूँ। तो उनके लिए आप सबसे दिल से रिक्वेस्ट है, दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और जल्द अज जल्द ठीक हो के वो अपने घर पहुँच जाएँ। आमीन सुमा आमीन। उनका नाम लेके दुआ कीजिएगा। उनका नाम ताहिर है। कहानी जिस फैमिली ने मुझे भेजी है वो कहते हैं कि जब आपका राज प्रोग्राम आता था तो उस वक्त एक और शो भी पाकिस्तान में चलता था। दो ये शो थे जो आते थे, तो फैमिली इकट्ठी बैठ के हम सब आपका राज प्रोग्राम और सजाद सलीम का प्रोग्राम हम बैठ के देखते थे, मज़ा आता था। फिर कहानियाँ भी इस तरह की शुरू हुई कि ऐसी एक नशा सा बन गया है, कहानी जब तक ना सुने सुकून नहीं आता, चैन नहीं आता। तो एक आदत सी हो गई है कहानी की भी। तो जब आपकी कहानी सुनते हैं तो वही वाला फीडबैक जो मुझे मुसलसल मिलता है कि इतना खुशी होती है कि ऐसा लगता है कि ज़िंदगी के अंदर दुख, मुसीबत, परेशानी, टेंशन जितनी देर के लिए कहानी सुन रहे होते हैं वो सब की सब बातें साइड पे हो जाती हैं। एक ऐसी दुनिया में खो से जाते हैं जिसमें ऐसे लगता है जो कुछ भी हो रहा है हमारी आंखों के सामने हो रहा है। उस फैमिली ने मुझे आज अपनी एक कहानी भेजी है जिनके नाम उन्होंने कहा आप रियल ही बता दें। जिन्होंने कहानी भेजी है उनका नाम है अब्दुल्ला, उनकी बहन का नाम है राबिया, जिसके लिए उन्होंने कहा है दुआ के लिए सबसे कहिएगा। मुझसे रब्ता भी करते रहे कि उनका ऑपरेट था तो वो दुआ के लिए कह सके, मैं नहीं देख सका उनका मैसेज। तो उन्होंने कहा जब आप कहानी के लिए देखें तो सबसे दुआ के लिए कहिएगा। सबसे पहले जी राबिया के लिए ढेर सारी दिल से दुआएं, आप लोग भी दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला उनको खुशियाँ दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आमीन सुमा आमीन। और उनके वाले साहब का नाम है फैसल, वालदा का नाम है शमा फैसल। 4 लोगों की ये फैमिली है। फैसल साहब की शादी 2000 में हुई। ये रहते हैं न्यू मुल्तान में। ये लोकेशन भी उनकी रियल लोकेशन है। उनकी ख्वाहिश पे उन्होंने कहा सारा रियल बता दे, तो मैं रियल बताने जा रहा हूँ। अब्दुल्ला जिन्होंने कहानी भेजी वो कहते हैं 2000 में पापा और मामा की शादी हो गई। दादा अबू का वो जो एक अपना घर था, आबाई घर था, वहीं पे ही ये उनके बेटे फैसल अपनी बीवी के साथ शुरू के 2-3 साल गुजारते रहे। लेकिन तीसरा साल था कि तीसरे साल हालात इस तरह के हो गए कि फैसला करना पड़ा कि अब हमें यहां से शिफ्ट हो जाना चाहिए। ज़िंदगी में बहुत से ऐसे नशेबो फराज आते हैं जहाँ पे आप इकट्ठे रहते हैं, कंप्रोमाइज़ करते रहते हैं, लेकिन वक्त, एक ऐसा वक्त भी आता है, एहसास बढ़ता जाता है और आपको फ़ैसला करना पड़ता है कि अब ये यूं फैमिली का ऐसा सफ़र जिसमें हम सब इकट्ठे जी रहे थे, अब अलग अलग जीना पड़ेगा। तब इंसान फिर कूच करता है और घर की तरफ। और ये फैमिली भी एक किराए के घर के अंदर शिफ्ट हो गई।
2000 के अंदर शादी हुई थी और 2001 में अल्लाह ने इनको बेटी दी और 2002 में बेटा दिया। बेटी का नाम राबिया और बेटे का नाम अब्दुल्ला रखा गया। दोनों मियाँ बीवी अपनी बेटा और बेटी को लेके एक किराए के घर में आबाद हो गए और जिंदगी की गाड़ी को उसी तरह चलाने लगे जिसमें इंसान कोशिश करता है धक्कों से बचा के स्मूथ तरीके से मैं जिंदगी की गाड़ी को चला सकूं। लोग मुझसे कहते हैं मदर मलिक आप मेडिटेशन सिखा रहे हैं, बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं, क्या मेडिटेशन करते हैं, क्या मुराकबा करते हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं, आपकी स्टेज कौन सी है। मैं जो कहानी सुनाता हूँ ना, लोग टूटी फूटी कहानी भेजते हैं, बहुत सारे लोग डिटेल से भी भेजते हैं, बहुत सारी कहानी टूटी फूटी कहानी होती है, जिस तरह आज भी कहानी है। उन कहानी में मैं रंग भरता हूँ, सीक्वेंस बनाता हूँ, खो सा जाता हूँ, ऐसा लगता है मेरी आंखों के सामने ये कहानी हुई है। तभी जब उस कहानी को सुनाने के लिए बैठता हूँ तो उसकी मंजर कशी ऐसी करने की कोशिश करता हूँ जिसका आपका फीडबैक बताता है कि बहुत खूबसूरत मंजर कशी थी, हमने अपने आप को उसके बीच में पाया। लफ्ज़ टूटे फूटे होते हैं, अधूरी कहानी होती है, उसको मैं मुकम्मल करता हूँ। और मैं कहानी कैसे मुकम्मल कर सकता हूँ, आज इस राज से भी पर्दा हटा देता हूँ। मुराकबा और मेडिटेशन ही है जो कहानी को मुकम्मल करवाती है, क्योंकि जब मैं मेडिटेशन करता हूँ, मुराकबा करता हूँ तो एक और दुनिया में चला जाता हूँ। और ये सच है, इस दुनिया से जिसमें एक शऊर मेरा बैठा कहानी रिकॉर्ड कर रहा है, जब मैं सोता हूँ तो मेरा लाशऊर जो कहीं गया होता है ना, उस लाशऊर के साथ वजूद बिस्तर पे होता है, लाशऊर मेरा जो वहाँ पे होता है ना, तो उस दुनिया के साथ मेरा राब्ता है। ये सच है, ये बहुत बड़ा राज आपको बता रहा हूँ। एक और दुनिया है जिससे मेरा राब्ता है। बहुत सारे राज मुझ पे अफशां हो जाते हैं, होती हैं मुलाकातें, नज़ारे भी होते हैं, बहुत कुछ नज़र आता है। और राज के हवाले में इन्होंने भी इस स्टोरी में जिक्र किया, एंड में ज़रूर बताऊंगा राज का भी। इनकी फैमिली देखती थी राज, वालदा पूछती हैं क्या मदर मलिक राज क्यों नहीं करता, दिल टूट सा गया है। जो कुछ हो रहा है इंटरटेनमेंट की एक्सट्रीम लेवल पे चले गए, घोस्ट हंटिंग, पैरानॉर्मल एक्टिविटी, मिलना इस मखलूक से बहुत पीछे रह गई है। शोर शराबा, जिनात का उठा उठा के पटखना, मारना, हालाला, चीखो पुकार, ये घोस्ट हंटिंग हो गई है। मैं ऐसे प्रोग्राम नहीं कर सकता। अच्छे कर रहे हैं, मैं उनको बुरा नहीं कह रहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसको एंड पे बात करते हैं। स्टोरी कुछ यूं है, जब ये फैमिली जो 4 लोगों पे मुश्तमिल थी, अपनी इस जिंदगी के सफ़र को, उस गाड़ी को चला रहे थे, तो कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ बच्चे भी जवान होना शुरू हो गए, राबिया और अब्दुल्ला। यहाँ तक कि वो अब शऊर में आ चुके थे। उस शऊर में जब वालिदैन ने सख्ती से उनको सिखा दिया था, कोई काम करो ना करो, कोई ज़बरदस्ती नहीं, नमाज ज़रूर पढ़ना बच्चे। और वालिदैन की तरबियत से अब्दुल्ला भी और राबिया भी अपनी नमाज की बाकायदगी करते। वालदा भी नमाज की बाकायदगी करती और वालिद भी। उस घर के अंदर रहते हुए हल्की फुल्की कुछ इस तरह की चीज़ें ज़रूर महसूस हुई, लेकिन इस तरह नहीं लगा कि इस घर में इतने मामलात ख़राब हैं कि इसको छोड़ना पड़ेगा। वो खुश रहते रहे कि वहीं पे मालिक मकान ने उनको कहा, मुख्तलिफ मकान बदल चुके थे, ये पहला मकान नहीं था, लास्ट वो मकान जिसको बदलने जा रहे थे, मालिक मकान ने कहा था, ये भी बहुत शहर के अंदर गलियों में था, बहुत दूर, कि हमारे बेटे की शादी है और हम यहाँ पे शिफ्ट होना चाह रहे हैं, बेटे को शिफ्ट करना चाह रहे हैं। हमारा जो डबल स्टोरी फलां घर है, आप लोग वहाँ पे शिफ्ट होना चाहें तो आप बिल्कुल हो सकते हैं। अगर कोई आप लोगों को एतराज़ ना हो तो आप वहाँ चले जाएं, ये हमें हर सूरत में खाली चाहिए, हमारा बेटा शादी करके यहीं रहेगा। अब्दुल्ला कहते हैं पापा ने कहा ठीक है, हम 2 महीने बाद वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। कुछ पुराना सा घर था, मुरम्मत का थोड़ा बहुत काम था उसके अंदर चल रहा था, यहाँ तक कि मुरम्मत का काम मुकम्मल हुआ और फैमिली वहाँ पे शिफ्ट हो गई। नीचे वाला पोर्शन इनको मिल गया, ऊपर वाला पोर्शन खाली था। वही प्रॉपर्टी डीलर जो इनको पहले भी मकान लेके देता था, उसी के ही जिम्मे लग गया कि आपने नीचे वाला तो इनको दे दिया है, ऊपर वाला किराए पे लगवा के दे दें। जब उनको अंदाजा हुआ कि ऊपर वाला पोर्शन वो किराए पे देने लगे हैं, तो घर में सीढ़ियां कुछ इस अंदाज में बनी हुई थी कि अगर उन सीढ़ियों के आगे दीवार ना खड़ी की जाती तो वो जब भी ऊपर वाले किराएदार नीचे उतरते तो दोनों फैमिलीज का आमना सामना होता।
वो घर, क्योंकि मालिक मकान छोड़ के गए थे, वो एक फैमिली, इकट्ठी फैमिली ऊपर नीचे रह रही थी, इसलिए उनको कोई बेपर्दगी का मसला नहीं था। लेकिन अब इस फैमिली को ज़रूर मसला था कि जो भी किराए वाले आ रहे थे या वो प्रॉपर्टी डीलर किराए के लिए दिखाने के लिए आता था, तो जो भी आते थे उनके घर से गुजर के जाते। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें हर सूरत में दीवार चाहिए। तो मालिक ने उनके कहने पे सीढ़ी के आगे इस तरह दीवार खड़ी कर दी, एक तरह से पार्टीशन कर दी कि वो सेपरेट पोर्शन हो गया, ये सेपरेट नीचे वाला अलग हिस्सा बन गया। दीवार क्या आई इस घर में? वो कहते हैं कि ऐसा घर जिसमें रहते हमें कुछ टाइम हो गया था, कुछ भी नहीं था सिवाय हमारे नॉर्मल सी हम जिंदगी गुजार रहे थे, रह रहे थे। लेकिन जैसे ही दीवार आई तो घर कुछ अजीब सा हो गया, माहौल अजीब सा हो गया। एक रात हम लोग सहन में बैठे हुए थे कि एक बिल्ली सी आई दीवार पे चलती हुई, नॉर्मल सी बिल्ली थी। पहली दफा हाँ जरूर इस घर में आई थी। इसको देख के हम लोग भी चौंके कि किसी की बिल्ली या आवारा बिल्ली दीवार पे आ गई है। वो दीवार पे आई, थोड़ा सा राउंड लगाया और उसके बाद चली गई। किसी ने नोटिस तक भी नहीं किया। बिल्ली अमूमन इस तरह घरों में आके फिरती हैं, ऊपर ही ऊपर चली जाती हैं। निगाह इसलिए रखी जाती है कि बिल्ली नीचे ना आ जाए, सामान खुला पड़ा है, कहीं दूध कोई सामान खराब ना कर जाए। फिर ऐसा हुआ, कुछ दिनों के बाद 1 से 2 बिल्लियां आई, ऊपर आई, घूमी फिरी और उसके बाद वहां पे चली गई। अब थोड़ा सा इसलिए फोकस किया गया, 2 बिल्लियां हैं, इनमें से नीचे कोई बिल्ली उतर ना आए, आके किसी चीज को, सामान को खराब ना कर दे। वो भी ऊपर ही ऊपर दीवारों पे चलती रहीं, गायब हो गई। यहां तक कि एक दिन 6-7 बिल्लियां इकट्ठे आ गई। ये घर वालों के लिए जरूर एक परेशानी की बात थी, अनहोनी सी बात थी कि इतनी बिल्लियां कहां से आ गई। हैरत की बात यह थी कि वो बिल्लियां ना सिर्फ दीवारों पे बैठ गईं, नीचे नहीं उतर रही थीं। अब जब दीवार पे इस तरह बिल्लियां आके बैठती हैं तो घर वाले पहली जो कोशिश करते हैं कि ये कहां से आ गई हैं भाई, इनको भगाओ यहां से। डर क्या होता है कि हमने कहीं इधर उधर काम के सिलसिले में कहीं उठ के गए तो नीचे ही ना उतर आए, किसी चीज को खराब ना कर दे। और वो उनकी बहन जैसे ही उठ के इस अंदाज में बिल्लियों की तरफ गई कि बिल्लियों को डरा सके और उनको पीछे हटने पे मजबूर कर सके कि चली जाओ यहां से, वो उठी ही थी कि 2 कदम चली, उसके कदम अपनी जगह पे रुक गए। बिल्लियां उस अंदाज में बैठी थी कि अब अगर आगे कदम बढ़ाया तो हम तुम पे हमला कर देंगी। बिल्ली की तरफ जब इंसान कदम बढ़ाता है तो बिल्ली डर के पीछे हटना शुरू कर देती है। वो बता देती है मेरी तरफ मत आना, मैं भाग जाऊंगी। वो भागने की बजाय अपनी जगह से उठ के इस अंदाज में खड़ी हो गई जैसे कह रही हूं आगे ना बढ़ना, नहीं तो हम आगे बढ़ के हमला कर देंगे। वो रुक सी गई। राबिया ना सिर्फ रुक सी गई बल्कि डरते हुए 1 कदम आगे रखा तो वो जो 1-2 बिल्लियां बैठी थी उठ के खड़ी हो गई। वो 1-2 कदम और आगे चली, जिससे राबिया को लगा नहीं, ये अंदाज पीछे हटने वाला नहीं है, उनका इस तरह कदम बढ़ाना आगे आने का अंदाज है कि अब अगर तुमने एक भी कदम बढ़ाया तो फिर हम भी यहां से 1 कदम आगे बढ़ेंगे। तुम 1 कदम आगे बढ़ोगी, फिर हम भी 1 कदम आगे बढ़ के तुम पे हमला कर देंगे। राबिया रुक सी गई। ये बात बैठे बाप ने भी महसूस कर ली, मां ने भी महसूस कर ली और भाई अपनी जगह से खड़ा हो गया कि ये क्या बात हुई। मेरी बहन इनको डराने के लिए आगे बढ़ी है और बिल्लियां पीछे हटने की बजाय आगे बढ़ रही हैं, तो वो भी इस अंदाज में खड़ा हुआ जैसे इनको डरा सके। बिल्लियां अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई, वहीं पे बैठी रही। तो वालदा बोली छोड़ दो इनको, खुद ही चली जाएंगी, पीछे आ जाओ। क्योंकि वालदा को भी वो अंदाज लग गया था, अंदाजा हो गया था या तो ये कोई और मखलूक है, या अगर बिल्लियां भी हैं तो कोई जंगली बिल्लियां हैं, कोई लड़ाका बिल्लियां हैं जो इंसान पे भी हमला करने को तैयार हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं है। या तो घर का फर्द मर्द जो होता है वो इस अंदाज का लड़ाका हो, डंडा उठाए और भाग पड़े बिल्लियों के पीछे। या इस तबीयत के लोग थे नहीं।
इसलिए प्यार से ही उनको पीछे हटने पे मजबूर कर रहे थे। लेकिन बिल्लियों के बैठने के अंदाज से ही अंदाज़ा हो गया था, आसार बता रहे थे ये हटने वाली नहीं, हटाने आई हैं। तो वापस दोनों बहन भाई आकर बैठ गए और माँ ने कहा छोड़ो इनको, अपने काम में मसरूफ़ हो जाओ। तो साथ ही थोड़ी देर के बाद वो वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता सारी बिल्लियाँ चली गईं। ये वाक़या बहुत अहम वाक़या भी नहीं था, लेकिन इतना अहम ज़रूर हो गया था कि बिल्लियाँ डरी नहीं बल्कि हमला करना चाहती थी। एक दिमाग पे नक्श सा हो गया। फिर कुछ दिनों के बाद फिर से ऐसा हुआ कि ये बिल्लियाँ इसी तरह दीवार पे आके बैठ जाती और चलती चलती आती और बाकायदा बैठ जाती। बैठने का अंदाज ऐसा होता कि हम तो आए ही तुम घर वालों को देखने के लिए हैं, बैठी हैं, करना है जो कर लो, नहीं जाना हमने। और वो बैठी रहती, उनको कोई भी मना ना करता, अपनी मर्जी से वो वापस चली जाती, नीचे कोई भी नहीं उतरती थी। वो इन बिल्लियों को इग्नोर कर रहे थे। लेकिन एक बात अब्दुल्ला के जो दिमाग में आ रही थी वो ये थी कि बिल्लियों का आना इस तरह उस दीवार के बाद से है, जब से वो दीवार आई उससे पहले तो कुछ भी नहीं था। क्या ऊपर वालों ने बिल्लियां छोड़ी हैं? जो हमने दीवार दी हैं उनके पास बिल्लियां थी, उनकी पालतू हैं, वो नीचे आके बैठ जाती हैं या बाहर कहीं से आ जाती हैं? हमें रहते हुए 4-5 महीने तो हो गए हैं, 3-4 महीने नहीं 2 महीने हो गए हैं। तो पहले तो कहीं नहीं नजर आई, अब एकदम से कहां से आ रही हैं? खैर ये बात भी घर वालों ने बुला दी। वहीं पे एक रात वो अपने अपने बिस्तर पर सो रहे थे। एक रात की ऐसी पहर था जिस वक्त सब गहरी नींद सो चुके होते हैं। इंसान जब सोने के लिए बिस्तर पर लेटता है तो कुछ लम्हे सोचता है, थका हारा होता है तो सोते ही लेटते ही गहरी नींद सो जाता है, वरना रूटीन में बाज़-औक़ात सोते सोते 10-15 मिनट बिस्तर में लग जाते हैं, फिर नींद आ जाती है। 1-2 बजे ऐसा टाइम होता है जिस वक्त इंसान गहरी नींद सो रहा होता है। उस वक्त उसको दुनिया जहान का कोई भी होश नहीं होता। और ये एक ऐसी फैमिली थी जिन्होंने नमाज के टाइम पे उठना होता था तो ये जल्दी ही सो जाते थे। सो उनके वालिद फैसल साहब अपने बिस्तर पर सो रहे थे। हर तरफ रात की खामोशी थी, कोई चिड़िया नहीं बोल रही थी, अपने घोंसले में चिड़िया सो रही थी। बिल्लियां भी आज नहीं थी, घर वाले भी गहरी नींद में सोए थे। दरो दीवार तारीकी में डूबे हुए थे। इर्द गिर्द के जो मकानात थे उनके मकीन भी अपने अपने कमरों में, अपने बिस्तरों में सो रहे थे कि वहीं पे एक चीख सुनाई दी। ये चीख किसी और की नहीं, इनके वालिद मोहतरम फैसल की चीख थी। और ऐसी खौफनाक ऊंची आवाज़ में चीख मारी गई कि उस घर में शमा जो उनकी वाइफ थी, बच्चों की माँ, वो भी जाग गई। राबिया और अब्दुल्ला भी जाग गए। ना सिर्फ जाग गए, अब्दुल्ला कहता है कि मैं अपने बिस्तर पे एकदम से उठा, उस चीख से इतना डर गया हूं कि ये किसकी चीख थी। ये तो पापा की चीख थी और इतनी भयानक चीख मारी, या खुदाया मेरे पापा को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। मैंने आयतुल कुर्सी चारों कुल पढ़ने शुरू कर दिए। बेटी भी उठ के आयतुल कुर्सी चारों कुल पढ़ना शुरू होगी। बीवी जल्दी से उठी देखने के लिए माजरा क्या है, तो देखती है शौहर उठ के बाहर की तरफ चले गए। जब सब गहरी नींद में सोए थे, एक चीख की आवाज़ आई तो सबकी आंखें खुली। थोड़ी देर समझने में लगी किसकी चीख थी। जब अंदाज़ा हो गया फलां की चीख थी तो उसके बाद बच्चे तो अपने बिस्तर में रहे, बीवी ज़रूर एक्टिव हो गई। लेकिन उसी लम्हे जब ये नज़र पड़ी कि शौहर किसी के साथ डांट रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, वो अभी इस फिक्रे को, जुमले को समझ भी ना पाई थी कि रात के इस पैर किसको डांट रहे हैं, किसके साथ गुस्से में बात कर रहे हैं, कि देखा वो अपने बिस्तर से उठे हैं और बाहर चले गए। ये बहुत अजीब सा था, रात के इस पहर उठना, किसी को गुस्से में डांटना और बाहर चले जाना। कुछ देर वो बात को समझने की कोशिश करती रही। जब नहीं समझ आई तो जल्दी से उठी और अपने शौहर के पीछे बाहर, दरवाजे के बाहर चली गई। देखा तो शौहर दरवाजे से अंदर दोबारा दाखिल हो रहे हैं। अभी तक उलझी हुई थी कि क्या हुआ है, माजरा क्या है, आप बाहर क्यों गए थे, दरवाज़ा खोल के गए हैं, आपने चीख मारी है, किससे डांट रहे थे, किससे लड़ रहे थे? आप तो लड़ते नहीं, ना ही किसी से डांटते हैं, तो इस पहर हुआ क्या है? बहुत सारे सवालात थे, लेकिन वो इंतज़ार में थी शौहर बैठे तो मैं उनसे पूछ सकूं। शौहर चलते हुए अपने जब बिस्तर पे आए तो ऐसे
चुप करके सोचते रहे और बैठे रहे। बीवी पास आई, समझ गए, जानना चाहती है क्या हुआ है रात के इस पहर। इस चीख ने, जो आपकी चीख थी, इस पूरी रात की तारीकी में ऐसी गूंजी है कि जब हम घर वाले जाग गए तो हो सकता है इर्द गिर्द के घरों में भी ये चीख की आवाज गई हो, वो भी जाग गए हों, वो भी बैठे सोच रहे हों, कान लगाए टिकटिकी बांधे सुन रहे हों क्या हुआ है, किसके घर से चीख आई है। सब ठीक तो है, खुदा ना खास्ता कोई हादसा, कोई वाकया, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। तो मैं भी उसी तरह परेशान हूं, आपके मुंह से सुनना चाहती हूं, बताइए क्या हुआ है। तो वो बोले, शमा मैं गहरी नींद सो रहा था, मुझे नींद में महसूस हुआ कोई मेरा गिरबान पकड़ रहा है। एक शख्स है मेरे पास खड़ा है, उसने आके मेरे गिरबान में हाथ डाला है और मेरे गिरबान को झंझोड़ा है। मैं परेशान सा हो गया कि ये शख्स कौन है, क्यों मुझे झंझोड़ रहा है, क्यों मेरे गिरबान को पकड़ रहा है। उसने मेरे गिरबान में ना सिर्फ हाथ डाला हुआ था बल्कि झटका दे रहा था, और मैं नींद में ये देख रहा था कि दोबारा से उसने मेरे गिरबान को झटका दिया, पहले से बहुत ज्यादा जोर के साथ। जब उसने बहुत जोर के साथ मेरे गिरबान को झटका दिया तो उसी लम्हे मेरी आंख खुल गई और मैंने देखा एक हाथ मेरे गिरबान में ही है और वही हाथ मेरे गिरबान को सख्ती से थामे हुए है और उसी ने ही झटका दिया है दोबारा मेरे गिरबान को। तो ये आंख खुलते ही किसी के हाथ को अपने गिरबान में इस तरह देखने से मेरी चीख सी निकल गई है, और जैसे ही मैंने चीख मारी है तो उसने मेरा गिरबान छोड़ दिया है। वो बिल्कुल शख्स मेरे बिस्तर के पास खड़ा था, वैसे ही था जैसा मैंने उसको ख्वाब में देखा था। चेहरा ख्वाब में धुंधला था, आंख खुलते ही चेहरा क्लियर हो गया। मेरा दूर का वो फलां रिश्तेदार था। चीख इसलिए मेरे मुंह से निकल गई कि मैं गहरी नींद में था और नींद से जागा ही हूं और झटके की वजह से जागा हूं, और इसी तरह पाता हूं जो ख्वाब में देख रहा हूं वही हकीकत में भी मौजूद है। तो खौफ के मारे चीख निकल गई। जब औसान खता थे उन पे थोड़ा सा मैंने कंट्रोल कर लिया और समझने में दिमाग को थोड़ा वक्त लगा, लेकिन समझ आ गई जो ख्वाब देख रहा था वो हकीकत में भी हो रहा था। तो मैंने अपने बेचैनी, अपने उस डर पे, खौफ पे कंट्रोल किया और उससे पूछा, रात के इस पहर क्या कर रहे हो तुम मेरे घर में? मैं एकदम से चौंक गया कि कोई इस तरह दबे कदमों चोरों की तरह मेरे घर में घुस आया है और रात को मेरे गिरबान को पकड़ रहा है। यकीनन वो मुझे नुकसान पहुंचाने आया है, वो दूर का रिश्तेदार है, मेरा उसका कोई लेना देना नहीं है, मेरा उसका कोई बिजनेस नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, जिंदगी में कोई इस तरह का मेरा उसका ताल्लुक नहीं रहा कि वो अपना बदला लेने के लिए रात को दबे कदमों मेरे घर आके मेरा गिरबान पकड़ ले। तो मैं इसके उससे गुस्से से और सख्ती से पूछ रहा था, क्या चाहते हो तुम, इस तरह कैसे मेरे घर में आ गए हो? मेरी सख्ती वाले लहजे को, गुस्से को देख के वो फौरन चल पड़ा और बाहर की तरफ चला गया। तो मैं भी गुस्से में उठा हूं, उसके पीछे चलता हुआ बाहर चला गया हूं। लेकिन जब मैं बाहर गया हूं तो बाहर कोई भी नहीं था। पता नहीं वो इतनी जल्दी कहां चला गया। मैं अभी मुड़ ही रहा था तो तुम्हें सामने देखा, तुम मेरी तरफ आ रही थी। तो फिर मैं आके बिस्तर पर बैठ गया। बीवी ने दिलासा दिया, परेशान ना हो, हम कल ही उनसे बात करते हैं, उन्होंने इस तरह की हरकत क्यों की है। हमने तो कभी किसी का लेना देना नहीं किया, कभी पाला पड़ ही जाता है लेन देन का, कारोबार का, वैसे तो ऊंच नीच भी हो जाती है तो वहीं बंदे को गुस्सा होता है। तो उस गुस्से में इंसान इस तरह की हरकत कर सकता है कि रात को इस पहरा के घर में इस तरह, पता नहीं वो किस नीयत से आया था, वो मारने आया था, वो नुकसान पहुंचाने आया था कि आंख अगर आपकी ना खुलती तो आपको नुकसान भी दे सकता था। वो तो शुक्र है खुदा का, आपकी आंख खुल गई और वो भाग गया, ना भागता तो नुकसान हो सकता था। आप अल्लाह का नाम लेके सोइए, रेस्ट कीजिए, सुबह होने का इंतजार कीजिए, हम पूछ लेते हैं उनको मसला क्या है, उनसे मिल लेते हैं। सुबह हो गई जैसे कैसे, बच्चे भी रात को फिर दोबारा सो न सके, बीवी भी आंखों से नींद कोसों दूर तस्मी में लग गई। ये क्या हुआ है, हमने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, ना उसका कोई लेन देन, तो उसने क्यों ये हरकत की है। वो खुद भी अजीब से होके सोचते रहे ये हुआ क्या है। सुबह हुई है, उन्होंने उठते ही पता किया है
उसका वो कहाँ है आजकल, उसका माजरा क्या है, ताकि उसके बारे में मैं डिटेल ले सकूं और उससे मिल सकूं, टाइम लूं कि तुम कहाँ हो, दूर के हमारे रिश्तेदार हो, तुमने रात हरकत कैसे की है मेरे घर आके। और जब पता करने पे उनको मालूम हुआ है तो ऐसा लगता था जैसे मोबाइल उनके हाथ से गिर पड़ेगा। ऐसा लगता था जैसे ऐसी कोई खबर सुन ली उन्होंने कि उनके 14 तबक रोशन हो गए। ऐसा किसी ने कुछ उनको कह दिया है कि उनकी आंखें खुली की खुली रह गई और बीवी हैरान सी हो गई और फौरन उठी उनको संभालने के लिए कि क्या हुआ फैसल, क्या हुआ है, सब खैर है ना। तो फैसल ने बताया कि रात जो शख्स मेरा गिरबान पकड़ रहा था, जिसका मैंने तुम्हें बताया था, वो बोली हाँ हाँ फलाना बंदा जिसका मैंने भी आपको कहा था सुबह उठ के पता कीजिएगा। तो उसने कहा हाँ वही, अभी फ़ोन करके पता किया है तो पता लगा है उसको तो मरे हुए भी काफ़ी टाइम हो चुका है, वो इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुका हुआ है, उसको मरे हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है। तो फिर वो रात जो आया था वो कौन था, मैं भूल नहीं सकता, वो वही था। मैंने उसका क्लियर चेहरा पहचान लिया था, तभी तो मैं गुस्से से बोला था कि तुम इस वक्त क्या करने आए हो, तुम्हारा क्या काम है रात को मेरे घर में इस टाइम। मैं इसको ना पहचानता तो मैं उसका नाम लेके इस तरह नहीं कह सकता था। बीवी भी इस बात पे अच्छी खासी परेशान हो गई, या खुदाया ये क्या माजरा हुआ है। एक दो और रातें भी उनकी इसी तरह डिस्टर्ब गुजरी, इसी हादसे इसी वाकये की वजह से। लेकिन वक्त जैसे कैसे गुजर गया। लेकिन ये वाकया जो था उनके दिमागों में, बच्चों के भी, मियाँ बीवी के भी दिमाग में नक्श सा हो गया था कि ये कैसा अजीबो गरीब सा वाकया हुआ है जो समझ से बाहर है। अगर वो मर चुका था तो फिर वो रात के उस पहर क्यों आया, गिरबान क्यों पकड़ा और जल्दी से बाहर चला गया। पापा बाहर गए तो वो गायब भी हो गया। कुछ दिन जैसे कैसे उनके वहां पे ठीक से गुजर गए। बिल्लियां अब भी आ जाती थी। अब तो बिल्लियों से ज्यादा खौफ आना शुरू हो गया था। अब एक दो बिल्लियां भी आती तो उस वाकये के बाद खौफ बढ़ सा गया था उस घर के अंदर कि वो जो हरकत हुई है, वो जो वाकया हुआ है, उसके बाद ये बिल्लियां आके बैठती हैं डरती भी नहीं, ये क्या हो रहा है। वक्त घरों में गुजर रहा था, बच्चे भी, दोनों मियाँ बीवी भी इस घर से अब थोड़े से अजीब से हो गए थे इस वाकये के बाद से। वो जो गिरबान पकड़ने वाला वाकया था, तकरीबन 1 महीना 1.5 महीने तक कुछ भी वो कहते हैं नहीं हुआ, वाकयात ठीक रहे। कि वहीं पे एक रात, उसी तरह की एक रात थी, सारे घर वाले सो रहे थे अपने अपने बिस्तर में, गहरी नींद, खामोशी हर तरफ। और वही रात जो रोज आती थी, आधी रात आधे पहर को सब जब गहरी नींद में होते थे, तो आज बारी थी उनकी मां की। उनकी मां सोई हुई थी कि गहरी नींद में उनको नहीं याद वो ख्वाब देख रही थी कि वो क्या कर रही थी कि एकदम से एक जनाटेदार थप्पड़ उनके चेहरे पे किसी ने मारा है। इतनी जोर से किसी ने उनके चेहरे पे थप्पड़ मारा है कि उन्हीं जैसे वालिद की चीख निकली थी जो दूर दूर तक गई थी। इर्द गिर्द वाले घरों वाले भी यकीनन परेशान हो गए होंगे। किसी ने अगले दिन पूछा नहीं था, कहा नहीं था, लेकिन जाग जरूर गए होंगे। चीख इतनी ऊंची मारी थी कि वालदा को भी जब इतने जोर से थप्पड़ पड़ा तो उनकी चीख भी अपने शौहर की चीख की तरह बहुत ऊंची थी। वैसी ही चीख थी जिस तरह शौहर ने बहुत शिद्दत के साथ चीख मारी थी, वो भी जोर से चीख पड़ी थी। और उस लम्हे भी दोनों बच्चे जाग गए थे। आंख खुलते ही समझ गए थे ये चीख पापा की नहीं, मामा की चीख थी। और ये चीख उसी अंदाज की चीख थी जिसको इर्द गिर्द के लोगों ने भी सुन के यकीनन कह दिया होगा, खुदा खैर करे फिर किसी औरत की चीख आई है, क्या माजरा है। पापा भी उठ के, मामा उठ गई और मामा बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। अब्दुल्ला कहते हैं पापा ने उठते ही पूछा क्या हुआ। तो उन्होंने अपना हाथ गाल की तरफ इस तरह रखा हुआ था जिससे अंदाजा होता था जब किसी इंसान को जोर से थप्पड़ पड़ जाए शिद्दत के साथ तो वो उसी जगह पे हाथ रख लेता है। और वो अपनी गाल पे हाथ रख के बैठी थी तो वो समझ गए कि उनको कोई थप्पड़ पड़ा है। फिर भी उन्होंने उसका हाथ पकड़ के पीछे हटाया कि मैं देख सकूं क्या हुआ है। तो बाकायदा उंगलियां छपी हुई थी, जिसने भी थप्पड़ मारा था उसके नक्श गाल पे नजर आ रहे थे।
वो इतनी जोर से थप्पड़ मारा गया था कि बकायदा उंगलियां छपी हुई थी गाल के ऊपर के जिसने भी थप्पड़ मारा है जोर से मारा है। तभी फैसल ने बीवी से पूछा, तुम्हें थप्पड़ पड़ा है? उसने गर्दन हिलाई, दोबारा अपना हाथ उस जगह पे रख के कहा, हाँ। मुंह से कुछ भी नहीं कहा। वो अभी तक डरी और सहमी हुई थी, कांप रही थी, क्योंकि उनको बहुत जोर से थप्पड़ पड़ा था। थप्पड़ की आवाज तो किसी ने नहीं सुनी थी, चीख सबने सुनी थी, लेकिन निशान जरूर नजर आ गए थे जो वो अपने गाल को सहला रही थी जिस पे थप्पड़ पड़ा था। वो वालिद ने देख लिया था कि सिर्फ वहम नहीं है, थप्पड़ जो मारा गया है, आवाज तो नहीं सुनी लेकिन उसके निशान मौजूद हैं, किसने थप्पड़ मारा है। ये एक ऐसा वाकया था जो पहले वाकये को भूले हुए अभी महीना डेढ़ महीना हुआ था, दिमागों से उतरा तो नहीं था, याद वो भी था, लेकिन उसके फौरन बाद इस तरह का एक डेढ़ महीने बाद वाकया हो जाना कि मां को थप्पड़ पड़ जाना, वो भी शिद्दत के साथ, बहुत जोर से थप्पड़ पड़ जाना, ये एक दिलों को खौफ फैला गया कि नहीं, अब बात ढकी छुपी नहीं रही, ये किसी इंसान का काम नहीं है। पहले भी जो आया था वो तो मुर्दा था, मरा हुआ था, तो कब्र से उठ के तो कोई आ नहीं सकता, तो वो कौन था? तो इस दफा भी जिसने थप्पड़ मारा था, थप्पड़ पड़ते ही उनकी आंख खुल गई थी, और आंख खुलते ही जब उन्होंने देखा सामने कोई भी नहीं है, तो एक दो सेकंड के अंदर कैसे कोई गायब हो सकता है कि जैसे ही आपको जोर से थप्पड़ पड़ा हो आपकी चीख निकल जाए, 2 सेकंड का टाइम लगता है और आप उठ जाते हैं, आंखें खोलते हैं, सामने कोई भी नहीं होता। जब इंसान फौरी तौर पे आंख खोल दे, शिद्दत में किसी को भी नींद में थप्पड़ मारा जाए, आम इंसान को भी थप्पड़ पड़े, जैसे ही थप्पड़ पड़ेगा उसको शिद्दत के साथ, 1 सेकंड भी नहीं लगता उसकी आंखें खुल जाती हैं। तो उनकी मां की भी इस तरह 1 सेकंड में आंखें खुल गई थी। तो जो भी था उसको वहीं पे होना चाहिए था। फिर भी उसके बाप ने उठ के देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने शरारत की है, किसी ने हरकत की है। मुझे जिस तरह कोई आया था डराने के लिए, गिरेबान पकड़ के मुझे झटका दे रहा था, नीचे कोई बिस्तर के नीचे तो नहीं है। उन्होंने उठ के इधर उधर हर तरफ देख लिया, कहीं पे कुछ भी नहीं था। तब वो समझ गए वो जो भी था इतनी जल्दी 2-3 सेकंड के अंदर भाग नहीं सकता, बाहर नहीं जा सकता, गायब नहीं हो सकता। वो समझ गए ये काम किसी और का नहीं, उस ना नजर आने वाली मखलूक का है जो ये काम कर रही है। पहले वो एक रिश्तेदार का रूप धार के इस घर में आए और गिरेबान पकड़ा, अब वो अपने गुस्से का इजहार थप्पड़ मार के कर रहे हैं। कोई बात ऐसी जरूर है जिन पे उनको शदीद गुस्सा है और वो नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। घर की जो रोशनियां बिल्कुल बंद हुई थी, अंधेरे में डूबा हुआ वो घर था, क्योंकि सब इंसान सो रहे थे। सोते हुए सिर्फ नाइट की रोशनी जल रही होती है, नाइट का एक छोटा सा 0 का बल्ब जल रहा होता है। अब सारी रोशनियां जला दी गई थी। वाकया जो कुछ ऐसा हुआ था। कुछ देर वो अपने गाल पे इस तरह हाथ रख के बैठी रही, दिल ही दिल में फैसला कर चुकी थी अब इस घर में नहीं रहना। सुबह उठते ही अपने बाप को फोन करना है। नाना अबू, जो बच्चों के नाना अबू थे, वो किसी आमिल को, पीर फकीर को लेके आएं और इस घर को चेक करवाएं कि इसके अंदर क्या मामला है। ये तो मुश्किल हो गया है, खुदा ना खास्ता बच्चों के साथ कोई वाकया ना हो जाए। रात तस्बीह करते हुए, इबादत करते हुए, जागते हुए गुजर गई कि सुबह हो और वो अपने बाप से बात करे। जैसे ही सुबह हो गई, शमा ने अपने बाप को फोन किया और सारा वाकया बताया, कैसे शौहर के साथ वाकया हुआ और कैसे उनके साथ वाकया हुआ। उसने कहा परेशान मत हो तुम, फिलहाल तुम लोग बच्चों के साथ मेरे घर आके रहना शुरू कर दो, मैं पीर साहब को बुलवा के पढ़ाई करवाता हूं इस घर के अंदर। कुछ दिनों के लिए सब नाना अबू की तरफ चले गए और वो एक पीर साहब को लेके आए। पीर साहब ने आके पूरे घर के अंदर पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद कील कहा, मैं आपको पढ़ के देता हूँ, कील दीवारों में लगा देता हूँ। यहाँ पे जिन्नात का बहुत ज़्यादा बसेरा है, पूरा कबीला ख़तरनाक किस्म का कबीला आबाद है, लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं, मैं कील लगा दूंगा, किसी की जरूरत नहीं दोबारा अंदर आ सके। वो एक पीर साहब जो भी पढ़ते रहे करते रहे, उन्होंने कीलों पे पढ़ाई की और कीलें दीवारों के अंदर लगा दी और कहा घर अब बिल्कुल क्लियर हो गया, अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सारी फैमिली वापस अपने घर पहुंच गई। फैसल, उनकी बीवी शमा और उनके दोनों बच्चे राबिया और अब्दुल्ला। घर वापस आने पे एहसास हुआ घर वैसा का वैसा है। पीर जो भी तंत्र मंत्र जंतर करके गया था उससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। बिल्लियां अगली रात ही आके बैठ गईं।
तब अंदाज़ा हुआ कि वो तो कीलें गाड़ के गए हैं, तो फिर ये कौन आके बैठा है जिनको हमने पहले इग्नोर किया था, एक फिर दूसरी फिर दो आई, फिर सारी आके बैठ गई। और माँ ने कहा था छोड़ दो, नहीं डर रही, वापस नहीं जा रही तो कुछ और चक्कर है, पीछे हट जाओ। तो अगर ये वही मखलूक थी तो फिर कैसे घर के अंदर ये आके बैठ गई? अब तो कीलें गाड़ के गए हुए हैं पीर साहब। लेकिन अंदाज़ा हुआ कि नहीं, घर में अभी भी हलचल मौजूद है। जिसको पहले इग्नोर कर रहे थे, अब हर बात पे वो सेंसिटिव हुए हुए थे, छोटी छोटी बात को महसूस कर रहे थे। तभी अंदाज़ा हो गया कि नहीं, कोई इस घर को क्लियर नहीं कर सका, घर वैसे का वैसा है। बेहतर यही है कि जो हम कर सकते थे पीर को बुला के, वो हमने करवा दिया। अब हम इस चक्रों में पड़े रहें, नुकसान ना हो जाए बच्चों को, हमें घर को छोड़ देना चाहिए। उन्होंने अपने प्रॉपर्टी डीलर से रब्ता कहा और उसके कहा रब्ता करके कि हमें इस घर को चेंज करना है, हमें नहीं रहना। उसने कहा क्यों, क्या हुआ? उन्होंने कहा नहीं, हमें पसंद नहीं आ रहा, हमें मज़ा नहीं आ रहा। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिनात वाली, और कहा बस जितनी जल्दी हो सके हमें यहां से शिफ्ट कर दो। वो कहते हैं जहां पे हम रहते थे उसी घर के सामने ही करीब ही उसका घर था। उसने कहा ठीक है। उसने हमारे लिए घर ढूंढा और हमें एक और घर में शिफ्ट कर दिया। कुछ दिनों के बाद हम वहीं पे एक शॉप पे गए, वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी की शॉप थी। हम उस शॉप पे खड़े पूरी फैमिली शॉपिंग कर रहे थे कि बातों ही बातों में तज़किरा निकला उस घर का। उसने कहा आप लोग उस घर में रहते थे ना? तो हमने कहा हाँ, हम कुछ अरसा उस घर में रह के आए हैं। तो वो एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराया और कहा हाँ, एक रात उस घर में मैंने भी गुजारी है। हिम्मत है आप लोगों की कि इतना अरसा आप लोग वहाँ पे गुजार गए हैं। मैं डरता नहीं हूँ, मुझे इन चीज़ों से कोई मसला नहीं। मैंने वो लेना नहीं था, लेकिन मुझे किसी वजह से एक रात वहाँ पे गुजारनी पड़ी। तो तब मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये मखलूक इंसानों को नहीं रहने देगी। और आप कितने महीने रह के आए हैं? तो हम लोगों ने बताया कि हम तो इतने महीने रह के आए हैं। तो मुस्कुराया है, अच्छा किया आप लोगों ने घर को छोड़ दिया। वहाँ पे जो भी मखलूक है उसको घर को छोड़ने नहीं लगी। कहते हम एक और घर में शिफ्ट हो गए और अपने घर में रह रहे थे कि वहीं पे कुछ दिनों के बाद, महीने डेढ़ महीने के बाद, उसी प्रॉपर्टी डीलर से मुलाकात हुई। सलाम दुआ के बाद छूटते ही उसने पूछा आप लोगों ने वो घर क्यों छोड़ा था? फैमिली को उनके उसके सवाल को सुन के लगा कि जैसे उसको उस राज का पता लग चुका है और वो सवाल करना चाह रहा है। फैमिली ने कहा क्यों, आप इस तरह क्यों पूछ रहे हैं? उसने कहा मेरे साथ भी कुछ मामला हुआ है, तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप लोगों के साथ भी कुछ वहां पे हुआ था। तो फैमिली ने कहा हाँ, हमारे साथ भी मामला हुआ था। हम बताते हैं हमारे साथ क्या हुआ था, आप बताएं आपके साथ क्या हुआ है। उसने कहा मैं जैसे ही आप लोगों ने खाली कर दिया, यकीनन सी बात इस घर को मैंने किराए पे चढ़ाना था, तो मैं फैमिलीज को लेके आता दिखाने के लिए। जो भी मैं पार्टी को लेके आता, नीचे का विजिट कराता, वो देखते इस घर को, तो थोड़ी देर के बाद मुझे कह देते नहीं हमने नहीं लेना ये घर। मैं वजह पूछता, कहते नहीं बस हमें पसंद नहीं आया। मैं उसको आम सी बात समझता। 2-3 फैमिलियों को दिखाया, उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन एक फैमिली ऐसी थी जो काफ़ी बहादुर सी मुझे नज़र आई, क्योंकि मेरे जहन में तो कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा ये बहुत ज़रूरतमंद है, उनको फौरी घर चाहिए था। और वो चाह रहे थे कि इस तरह उनकी डिमांड हो। उनकी डिमांड के हिसाब से घर बिल्कुल परफेक्ट था और मुझे उम्मीद थी इनको ले लेना चाहिए, जितनी इनको जल्दी भी है और जो इनकी ख्वाहिश है कि ऐसा हो, उस हिसाब से घर ठीक है। रेंज भी पैसों की उन्हीं के मुताबिक थी, सब कुछ सूटेबल था। और वो फैमिली जैसे ही आई, घर देखा, तो कहा बिल्कुल हमारी मर्जी के मुताबिक है। अंदर वो घूमे, सारा देखे, लेकिन थोड़ी देर के बाद जिनके चेहरों से मुझे शुरू में लगा था कि बिल्कुल ओके समझो ये घर ले चुके, इन्हीं के लिए ही ये घर किराए के लिए था, कि बीवी के चेहरे के तासुरात अजीब से थे। वो शोर कर रही थी चलें यहाँ से, जल्दी चलें, मुझे नहीं रुकना, चलें यहाँ से। मैंने पूछा बाजी क्या हुआ है? तो उसने कहा छोड़ें भाई, हमें ये घर नहीं लेना। मैंने कहा वजह क्या है? उसने कहा भाई नहीं ना, बस छोड़ दें, हमें नहीं लेना। मैं समझ नहीं सका, जो बिल्कुल उनकी डिमांड के मुताबिक था और मैं उनसे कह भी रहा था जैसा आपने कहा था वैसा ही तो मैंने ढूंढ के दिया, तो अब क्या हुआ है? लेकिन बीवी बस ये कहते हुए अपने शौहर को बाहर निकल गई, नहीं ये हमें घर नहीं लेना, बस हमें जल्दी से यहाँ से जाना है। और मुझे कहते कोई और दिखा दो, वो चले ही गए। मुझे हैरत हुई ये क्या माजरा हुआ है। खैर मैं फिर पार्टियों के इंतजार में आ गया।
एक दो और पार्टियां भी आई, उनके चेहरे के तासुरात भी कुछ अजीब से थे मुझे, जिससे थोड़ा सा शक सा पड़ा, क्या हुआ है, ये तो सूटेबल है, रेंज भी है, सब कुछ है, लोग क्यों इग्नोर कर रहे हैं। कि वहीं पे एक ऐसा वाकया हुआ जिससे मुझे पता लगा मसला क्या है। एक पार्टी ने मुझे टाइम दिया, शाम का टाइम था, अंधेरा हो चुका था कि हमें मकान देखना है, तो हम आ रहे हैं। मैंने कहा जी फलां फलां गली है, फलां फलां है। उन्होंने कहा जी वो हमने देखा हुआ है, फलां वाला जो गेट है। उन्होंने कहा जी हाँ जी। उन्होंने कहा गुजरते हुए हमने देखा हुआ है, ठीक है हम वहीं पे आ रहे हैं, सीधा आप उधर ही चलें। तो वो कहते हैं, मैं फौरी तौर पे उठाऊं, चाबी ली है उस मकान की, चला गया हूं। जैसे ही वहां पहुंचा हूं, दरवाज़ा मैंने उसका खोला है, अंदर अंधेरा सा था और मैं अंदर चला गया हूं। लाइटें शाइटें मैं ऐसे जला ही रहा था कि मुझे महसूस हुआ कि अंदर अजीब सी हलचल सी है। मैं इस बात को अभी समझ भी ना पाया था कि कैसी हलचल सी है, कैसा कुछ हो रहा है। मुझे ऐसे थोड़ा सा दिल की धड़कन तेज सी हुई, मुझे ऐसा खौफ सा महसूस हुआ कि एकदम से ऐसा लगा कि मेरे कंधे बहुत ज़्यादा भारी हो गए हैं और बाकायदा तौर पे जैसे कोई चीज़ आपको उठा के फेंकती है, एकदम एक हवा का बहुत भारी भरकम झोंका सा आया हवा का। और उस हवा के झोंके ने मुझे इस अंदाज में आके ऐसे ज़ोर से लगा है कि मैं उड़ता हुआ जो दरवाजे के पास खड़ा था, बाहर वाला जो मेन गेट था, उड़ता हुआ बाहर जा गिरा हूँ। वो इतना तेज हवा का झोंका था, इतनी तेजी से आया कि उसने मुझे उठा के बाकायदा बाहर पटक दिया। और जब मैं बाहर जाके गिरा हूं, तब मुझे अंदाजा हो गया है कि किसी ने इतनी ताकत से उठा के मुझे बाहर पटका है कि फिर मेरी हिम्मत नहीं हो सकी मैं इसके अंदर जा सकूं। मैंने जल्दी से ही उसको बाहर से ताला लगाया है और पार्टी को कहा है मुझे इमरजेंसी पड़ गई है, मैं अभी आपको नहीं दिखा सकता, मैं जा रहा हूं। और मैं वहां से चला गया हूं। उसके बाद मैंने उसकी चाबी वापस कर दी मालिक मकान को और कहा है कि नहीं, मुझे इस घर को किराए पे किसी को नहीं देना, ये घर ठीक नहीं है, इसमें कोई मामला है और मेरे साथ ये वाकया हुआ है। आप लोगों से मुलाकात हो नहीं रही थी, जब हुई है तो मैंने आप लोगों से जिक्र किया कि मुझे बाकायदा किसी चीज़ ने उठा के बाहर फेंक दिया है। आप बताइए आपके साथ क्या हुआ था। तो कहते हैं फिर हमने अपने वो वाकयात जो हमारे साथ हुए थे वो हमने उनको सुना दिए कि हमारे साथ ये वाकयात हुए थे, पापा के साथ ये हुआ था, पापा ने बताया, और मामा के साथ ये हुआ था। हमने कील भी लगवाए थे, आमिल को भी लेके आए थे, लेकिन मामला नहीं हल हो सके। और उसके बाद कहते हैं फिर हम कभी भी उस घर की तरफ नहीं गए। अब्दुल्ला कहते हैं कि मामा मेरी आपकी कहानी बहुत ज़्यादा पसंद करती है, उनके साथ ये दो वाकयात हुए थे, लेकिन वो राज भी बहुत शौक़ से देखती थी। वो कहती हैं अब मदर साहब का राज कम क्यों आता है। तो क्या अब्दुल्ला कहते हैं मैंने उनको जवाब दिया क्योंकि वो सैलाब ज़दगान की मदद करने के लिए बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गए थे, उसमें बहुत ज़्यादा बिजी रहे, इस वजह से राज ज़रा कम किया। ये बात सही है अब्दुल्ला, मैं राज के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जो निकाल पाया। सैलाब ज़दगान फर्स्ट प्रायोरिटी पे थे, पहले इंसानियत, बाद में अपनी ज़िंदगी के काम भी चलते रहेंगे। एक वजह तो ये रही, सच है। दूसरी, जो हो रहा है इस वक्त घोस्ट हंटिंग में, मैं बहुत पीछे रह गया हूँ। चीखो पुकार, बच्चे हैं वो इतना जिनात से लड़ रहे हैं, मुझे लगता है ये सबसे बड़े ताकतवर यही घोस्ट हंटर है जो पाकिस्तान के हैं। बड़े से बड़े जिन इनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। मुझे डर लगता है जिनों से, मैं वक्त गुजार चुका हूँ, उसके बावजूद जिन लगता है, जिन बहुत ताकतवर चीज़ है, अल्लाह की बहुत ताकतवर चीज़ है। लेकिन इस बच्चों को जिनात ने जो कुछ किया, उठा के मारा, पटखा जो कुछ किया, अगले दिन ये फिर खड़े होते हैं। तो घोस्ट हंटिंग बहुत पीछे चली गई है। मैं घोस्ट हंटिंग करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, वो बुरा कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैं घोस्ट हंटिंग करना चाहता हूँ। मेडिटेशन क्या होती है, राकबा क्या होता है, वो असल में बेसिकली यही होता है। मैं जब एक पहाड़ में, एक जंगल में, एक वीराने में, खंडर में, टूटी फूटी बिल्डिंग में, एक ऐसी जगह पे जो हॉन्टेड है, जहाँ पे जिनात का बसेरा है, तो वहाँ पे जाके मैं बैठता इसलिए हूँ कि उनको महसूस कर सकूँ। एक और दुनिया भी है, वो जिनात की दुनिया है, वो छुपी हुई मखलूक की दुनिया है, मैं उनको महसूस कर सकूँ। तो उनके लिए मैं जाके बैठता हूँ। घोस्ट हंटिंग मैं अब भी करना चाहूँगा और आगे आपको करता भी नजर आऊँगा, लेकिन अच्छा काम करूँगा। इस तरह का काम नहीं कर सकता। कम लोग देखें, लेकिन ये ज़रूर कहें जो आज भी कहते हैं जी देखते सबका है, आपका ज़रा चेंज होता है। बस ये चाहता हूँ
पैसा कमाना मकसद होता तो मैं भी ये जिन भूत ये सारा कुछ करके दिखा सकता हूँ, लेकिन मेरा उस तरह पैसा कमाना मकसद नहीं है, इज़्ज़त कमाना चाहता हूँ, पैसा नहीं। इसलिए कोई गलत नहीं है, सारे ठीक कर रहे हैं भाई, मैं अपना कर रहा हूँ, इसलिए कम करूँगा, लिमिटेड करूँगा। इतनी जगह नहीं है पाकिस्तान में कि लोग 3-3 प्रोग्राम करें एक हफ्ते में। मैं एक ही लोकेशन पर करके आता हूँ, 2-2 हफ्ते दिखाता हूँ। मैं पागल हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता मैं पैसे कमाऊँ, लेकिन मुझे पता है लोकेशनें नहीं है। अभी तक जितने घोस्ट सेंटर पाकिस्तान में कर चुके हैं, 5000 लोकेशनों में तो हम प्रोग्राम कर चुके हैं। तो पाकिस्तान में 5000 लोकेशन है जहाँ पे जिन्होंने चुक चुक के मारा है। तो इसलिए ज़रा मैं घोस्ट सेंटर से आपको पीछे नजर आऊँगा। ये थी आज की जी स्टोरी। आप लोग भी मुझे अपनी स्टोरी भेजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानियों को भी मैं प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। लिख के भी भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। और मेरा व्हाट्सअप नंबर जिस पर आपने भेजना है 00923136555500। आखिरी लफ्ज़ STORY ज़रूर लिखिएगा। इन्होंने भी कहानी जिस तरह मुझे भेजी, अब्दुल्ला ने, मैंने कोशिश की उसको ज़रा एक कहानी की खूबसूरती के लिए कुछ उसका इस तरह की मंजर कशी करूँ कि आपको अच्छा लगे। उन्होंने जिस तरीके की कहानी सुनाई थी, उन्होंने कह दिया इसको ज़रा खूबसूरत कर लीजिएगा, ये जेन्युइन वाक़ियात हैं और ये सब कुछ हुआ है। तो मैंने उनके लफ्ज़ों को बयान किया। आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।